जैसा कि हम लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट क्लर्कशिप का एग्ज़ाम होने वाला है और इसमें एक लिस्ट जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे एक लिस्ट देखने को मिल रहा है जिसमें बहुत सारे केसेस हैं। इन केसेस का जो मतलब है यही है कि इन केसेस से ही क्वेश्चंस जो आएंगे क्लर्कशिप में वो रिलेवेंट होंगे और इन केसेस पे ही बेस्ड होंगे, इसलिए ये केस जारी किया गया है। तो इसमें बहुत सारे केस हैं जिनको देखना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर हम लोग उस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो। इसलिए मैंने इसमें जो पहला केस है जिसका नाम है स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस बलवीर सिंह, ये रिसेंट केस है 2025 का। इसके बारे में मैं थोड़ा डीपली बात करने का कोशिश करूंगा और हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि इस केस का फैक्ट क्या था, इश्यूज़ क्या थे और इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए गए थे और डिस्कस किए गए थे जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो पहले तो इसका कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जान लिया जाए कि ये एक डिवीज़न बेंच द्वारा डिसीजन आया है। इसमें जो जजमेंट आया है वो डिवीज़न बेंच, जिसको 2 जजेस का बेंच कहते हैं, उनके द्वारा दिया गया है और इस केस का नेचर क्रिमिनल अपील है। ये क्रिमिनल अपील नेचर का केस था। इसके अलावा इसमें जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ था वो एफआईआर 302 में, जो कि पनिशमेंट का मर्डर है, और अगर भारतीय न्याय संहिता में देखा जाए तो 103 और 201 जहाँ पे एविडेंस टेम्पर करने के लिए या फॉल्स एविडेंस देने के लिए पनिशमेंट दिया जाता है, और इसको भारतीय न्याय संहिता में अगर देखा जाए तो 238 है, और सेक्शन 34 जहाँ पे कॉमन इंटेंशन का बात होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कुछ 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं तो उन लोगों का इंटेंशन अगर सेम हो तो कॉमन इंटेंशन के लिए भी उन लोगों को गिल्टी ठहराया जाता है। तो ये अगर भारतीय न्याय संहिता में देखा जाए तो सेक्शन 3 क्लॉज 5 में दिया हुआ है। तो इन सारी धाराओं में एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ था और इन सारे धाराओं के हिसाब से ही इस केस को डील किया गया है। तो अगर हम लोग देखें इस केस का फैक्ट शॉर्ट में, तो इसका यही मेन क्रक्स यही है कि इसमें एक महिला का मर्डर हुआ है और वो भी मैट्रिमोनियल हाउस में, जिसको हम ससुराल कहते हैं, वहाँ पे एक महिला का मर्डर हुआ है। और एलिगेशन ये है कि उसका जो हस्बैंड है और उसके घर वाले हैं, उन्हीं लोगों ने ये मर्डर किया है। अब जैसा कि आमतौर पे सुनने को मिलता है डोमेस्टिक वायलेंस और ये सब केसेस और डॉरी डेथ वाला ऐसे ही कुछ मामले होते हैं, तो ये भी कुछ वैसा ही होगा। तो मेन चीज़ इसमें यही है कि एक जो लड़की है उसका मर्डर हुआ है और वो भी मैट्रिमोनियल हाउस में, और जहाँ पे पति उसका जो एक्सप्लेनेशन था उस चीज़ के बारे में वो बिल्कुल या तो अलग था या वो उस चीज़ पे चुप था, वो कुछ बोलना ही नहीं चाहता था। तो इस चीज़ से ये केस डील करता है। तो ये था फैक्ट, और इसमें इशूज़ ये डील किए गए हैं कि क्या एक चाइल्ड जो होता है छोटा, इसमें एक लड़की टेस्टिमनी दी थी, चाइल्ड गर्ल थी, तो इसमें ये इशू डील किया गया था कि क्या एक लड़की जो कि माइनर है उसके टेस्टिमनी पे रिलाई किया जा सकता है, रिलायबल होगा या नहीं होगा। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि बिल्कुल रिलायबल होगा, और उसने ये भी बोला है कि अगर कोई मटेरियल कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है तो छोटे मोटे कॉन्ट्राडिक्शन को इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि वो एक चाइल्ड द्वारा दिया गया टेस्टिमनी है और उसको रिलायबल मानना चाहिए जब तक कि उसमें कोई मटेरियल कॉन्ट्राडिक्शन नहीं दिखे। और यही मेन केस का क्रक्स है, इसको ऐसे ही डील किया गया है। तो जो इसमें जैसा कि हम ये ट्रायल कोर्ट जो था, सेशन कोर्ट, उसने अक्यूज्ड को पनिश कर दिया था और अक्यूज जिसको कहते हैं कि कन्विक्ट हो गया था, अक्यूज इसमें कन्विक्ट हो गया था। लेकिन जैसे ही अक्यूज ने इस चीज़ को अपील किया हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने जजमेंट को रिवर्स कर दिया और जजमेंट एकदम उल्टा करके और एक जो अक्यूज थे उनको अक्विट कर दिए, कन्विक्ट को एक्विट कर दिए। जिसके बाद से स्टेट ने, जिसको प्रोसिक्यूशन कहते हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ को अपील किया और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद 2 जजों के बेंच द्वारा इस केस को सुना गया। तो जो इसमें डिफेंस था उसका कंटेंशन यही था कि जो टेस्टिमनी दिया गया है वो एक बच्चे द्वारा दिया गया, एक बच्ची द्वारा दिया गया है, और वो रिलायबल नहीं हो सकता है क्योंकि बच्चे डर के मारे या कभी कभी छोटे होने के कारण जो फैक्ट है उसको बदल देते हैं या कुछ गलत बोल देते हैं। तो उनका मानना था कि जो उसका टेस्टिमनी है वो ट्यूटर हुआ है, जिसको कहते हैं बदल गया है, जो उसका टेस्टिमनी है वो बदला हुआ, स्टेटमेंट बदला हुआ है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2 टर्म को यूज़ किया है, एक तो इम्प्रोवाइजेशन और दूसरा फैब्रिकेशन। इम्प्रोवाइजेशन मतलब
जो स्टेटमेंट है उसमें थोड़ा सा कुछ बदलाव कर देना। जैसे कि पुलिस के सामने जो 161 में बयान होता है, उसमें टेस्टिमनी ये था कि हस्बैंड ने वाइफ को मारा, लेकिन जब कोर्ट में उसका टेस्टिमनी लिया गया तो वहाँ पे यह आया कि हस्बैंड ने वाइफ को लटका दिया गले में फंदा डाल के। तो ये इम्प्रोवाइजेशन होता है, उसमें कुछ ऐड कर दिया गया। लेकिन फैब्रिकेशन ये होता है कि पूरा स्टेटमेंट ही चेंज हो जाता है, और जिसको हम लोग कहते हैं कि विटनेस हॉस्टाइल हो गया, तो पूरा स्टेटमेंट चेंज हो जाता है। तो इन चीज़ों को इसमें बताया गया है। हालांकि जजमेंट जो है वो एक्यूज्ड के अगेंस्ट गया है और इस टेस्टिमनी को रिलायबल माना गया है, और कोर्ट ने ये बोला है कि एक बच्चा जो टेस्टिमनी दे रहा है वो जब तक कोई मटेरियल कॉन्ट्राडिक्शन नहीं मिलता है तब तक उस बच्चे के स्टेटमेंट को हम लोग ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकते, और उसको यहाँ से हटा नहीं सकते हैं। उसको इस चीज़ में इंक्लूड करना ही पड़ेगा जब तक कि उसमें कोई मटेरियल कॉन्ट्राडिक्शन नहीं दिखे। मटेरियल कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कोई इतना बड़ा चेंज हो जाए कि पूरे तथ्य को ही बदल दे, उसको मटेरियल कॉन्ट्राडिक्शन हम लोग कह सकते हैं। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने विटनेसेस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला होली रिलायबल, दूसरा होली अनरिलायबल, और तीसरा होली नाइदर होली रिलायबल नॉन होली नॉन अनरिलायबल। तो जो इसमें बच्ची टेस्टिमनी दे रही है उसको होली रिलायबल में रखा गया, मतलब उसका जो टेस्टिमनी है वो पूरी तरीके से भरोसा करने लायक है, और वो एक सोल बेसिस हो सकता है। अगर होली रिलायबल है तो वो टेस्टिमनी एक सोल बेसिस हो सकता है अक्यूज्ड को कन्विक्ट करने के लिए, और इसी आधार पे अक्यूज्ड को कन्विक्ट भी इस केस में किया गया है। इसके अलावा इसमें और भी कई सारी एविडेंसेस, जैसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हम लोग जानते हैं, जो कि शारदा बिरदीचंद का लैंडमार्क केस है। उसमें से जो 5 या 6 इम्पॉर्टेंट रूल्स दिए गए हैं कि इन रूल्स को फुलफ़िल करना होगा, तब जाकर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस माना जाएगा और इसको एडमिसिबल किया जाएगा कोर्ट में। और इसमें जो प्रोसिक्यूशन है वो अच्छी तरीके से वो जो रूल दिए गए हैं उस केस में उसको इस्टेब्लिश कर चुका है। जैसे कि उस एक्यूज्ड के अगेंस्ट में हर तथ्य फुल्ली इस्टेब्लिश्ड होने चाहिए, कोई भी आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। दूसरा कि कंक्लूसिव नेचर होना चाहिए, जो तथ्य दिए गए हैं वो कंक्लूजन निकालते हो कि हाँ एक्यूज्ड गिल्टी है, उस पर कोई भी शक नहीं होना चाहिए। ऐसा इस केस में हुआ भी है। इसके अलावा कंसिस्टेंट विथ गिल्टी ओनली, मतलब जो भी तथ्य दिए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ गिल्टी के साथ ही कंसिस्टेंट होने चाहिए और किसी अदर वे में नहीं जाना चाहिए, और ये चीज़ इस केस में हुआ भी है। और इसके अलावा कंप्लीट चेन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कंप्लीट चेन फॉर्म होना चाहिए अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को वैलिड एडमिसिबल करना है तो ऐसा इसमें हुआ भी है। तो इन सब प्रिंसिपल्स को डील करते हुए और एक्यूज्ड को गिल्टी किया गया है, और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बताया गया कि एक्यूज्ड को गिल्टी किन किन आधारों पे किया जा रहा है। तो इसमें एविडेंसेस जो रिलाय किए गए हैं उसमें पहला तो जो बच्ची थी उसका जो टेस्टिमनी था उसको रिलायबल माना गया। होली रिलायबल है, मतलब सोल बेसिस हो सकता है कन्विक्शन का। इसके अलावा नो प्रूफ ऑफ ट्यूटरिंग, जैसा कि डिफेंस एक्यूज्ड का जो साइड था उन्होंने ये दावा किया था कि जो बच्ची है उसके स्टेटमेंट को ट्यूटर किया गया है, मतलब बदला गया है, और उसको सिखाया गया है कि तुमको ऐसे बोलना है। लेकिन इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं मिला है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपने दावा तो किया है ट्यूटरिंग का, लेकिन इसका आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए ये जो कंटेंशन है वो एडमिसिबल नहीं होगा। इसके अलावा सर्कमस्टेंशियल चैन, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा है, वो इसमें फुल्ली इस्टेब्लिश्ड हुआ है, और सर्कमस्टेंशियल चैन भी एक ग्राउंड बना है इसमें एक्यूज्ड के कन्विक्शन का। इसके अलावा जैसा कि हम लोग जानते हैं आमतौर पे कोई भी क्रिमिनल केस होता है तो उसमें 313 का बयान लिखा जाता है, स्टेटमेंट, जिसको हम मतलब अगर कोर्ट कचहरी के भाषा में देखा जाए तो 313 का बयान कहते हैं। सेक्शन 313 सीआरपीसी में एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है एक्यूज्ड का, इस बात का कि जो ऑफेंस हुआ है वो ऑफेंस पे एक्यूज्ड क्या कहना चाहता है, उस चीज़ को जानना कि हाँ एक्यूज्ड किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है या टोटली डिनाई कर रहा है, उसका स्टेटमेंट क्या है, और जिसको बाद में यूज किया जा सके। तो इस चीज़ को भी देखा गया है, और यहाँ पे ये देखा गया कि जो अक्यूज था वो सेक्शन 313 में जो बयान लिखा गया उसमें फुल्ली साइलेंस था और वो कुछ बोलना नहीं चाहता था। ये प्रूफ करता है कि वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में इन्वॉल्व होगा।
इसके अलावा जो लड़की का दाह संस्कार हुआ था उसको सीक्रेटली किया गया था, बिना किसी को बताए या बिना किसी को दिखाए सीक्रेटली दाह संस्कार करने का कोशिश किया गया था, जो कि एक ग्राउंड फॉर्म करता है कि कहीं ना कहीं अक्यूज इसमें गिल्टी होगा। और सस्पिशियस कंडक्ट, अब इतने सारी चीज़ होने के बाद सस्पिशियस कंडक्ट तो होना ही है, शक का आधार पैदा होता है। तो इन चीज़ों में कुछ सेक्शंस हैं जो कि बहुत ही डीपली हम लोगों को जानना चाहिए, जैसे कि सेक्शन 302 तो आमतौर पे मर्डर का पनिशमेंट है और भारतीय न्याय संहिता में 103, ये सब नॉर्मल है। लेकिन 313 में जो बयान लिखा जाता है उसमें और भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जानना चाहिए, जिसको हम लोग डीप में देखेंगे आखिर ऐसा क्या है जो हमें जानना चाहिए। तो सेक्शन 313 पहले तो ये जाने कि भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 300 भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 351 में दिया गया है और सीआरपीसी 313 में दिया गया है। तो अगर हम लोग भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग चलते हैं तो 351 का बयान कहेंगे। तो इसमें ये इस्टेब्लिश किया गया है कि अक्यूज्ड को जो एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपने आप को बाद में जब उसको कन्विक्ट किया जाए तो वो ये नहीं कह सके मेरे साथ फेयर ट्रायल नहीं हुआ है, इसलिए इस सेक्शन को रखा गया है। और इसको अक्यूज्ड को फेयर अपॉर्चुनिटी देने के लिए रखा गया है कि वो अपने चीज़ों को एक्सप्लेन कर सके कि वो इस चीज़ पे क्या कहना चाहता है। और ये चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक रूल है ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम हियर आइदर पार्टी, मतलब दोनों पक्ष को सुन के और फिर जजमेंट पे आना चाहिए। तो यहाँ पे ये अक्यूज्ड को पहले ही अवसर दिया जाता है, अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि वो अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सके कि जजमेंट किसी और वे में नहीं चला जाए। तो इसलिए ये एक सेक्शन रखा गया स्टार्टिंग में जो कि फेयर अपॉर्चुनिटी देता है अक्यूज्ड को। तो इसमें 5 क्लॉज है, टोटल 5 क्लॉज है, जिसमें से पहला क्लॉज कहता है कि किसी भी स्टेज पे इंक्वायरी हो या ट्रायल हो, इंक्वायरी या ट्रायल के किसी भी स्टेज पे कोर्ट चाहे तो अक्यूज्ड से क्वेश्चन कर सकता है कि ये जो ऑफेंस है इस पे उसका क्या कहना है या कोई ऐसा एविडेंस मिला है जो कि उसके अगेंस्ट है, उस एविडेंस पे उसका क्या कहना है। इन सारी चीज़ों को कोर्ट क्वेश्चन कर सकता है। ये कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है, यहाँ पे मे लिखा हुआ है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं मे सेल का डिफरेंस क्या होता है, तो मे मतलब कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है, कोर्ट चाहे तो पूछे और चाहे तो नहीं पूछे। लेकिन इसमें सेकंड क्लॉज दिया गया है जहाँ पे मैंडेटरी किया गया इस चीज़ को कि कोर्ट क्वेश्चन करेगा, लेकिन ये कब, जब प्रोसिक्यूशन के सारे एविडेंस, सारे विटनेसेस एग्जामाइंड हो जाते हैं और जब डिफेंस की बारी आती है कि उसके एविडेंस और उसके विटनेसेस को एग्जामाइन किया जाए, उससे पहले अक्यूज्ड का एग्जामिनेशन जो कि हम 313 का बयान कहते हैं वो हो जाना चाहिए। इसलिए सेक्शन 313(1) क्लॉज बी में मैंडेटरी किया गया है कि कोर्ट उस डिफेंस के एग्जामिनेशन से पहले इस चीज़ को कर लेगा, इस प्रोसीजर को कंप्लीट कर लेगा। लेकिन इसमें एक प्रोविजो भी दिया गया है, एक अपवाद दिया है कि अगर जो ऑफेंस है वो सम्मन केस से संबंधित है, जो ऑफेंस है वो सम्मन केस से संबंधित है, तो ऐसे केसेस में जो सेल मैंडेटरी प्रोविज़न दिया गया है बी में, इसको कोर्ट चाहे तो इग्नोर कर सकता है। और ये आमतौर पे इसमें लिखा गया है कि जब सम्मन केस में कोर्ट अक्यूज्ड के अटेंडेंस को डिस्पेंस करता है, मतलब अक्यूज्ड का अटेंडेंस कंपलसरी नहीं होता है और अक्यूज्ड वहाँ पे आने के लिए बाध्य नहीं होता है, इन सारे जगहों पे कोर्ट चाहे तो इस प्रोसीजर को इग्नोर कर सकता है और कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैंडेटरी को हटाया गया है। इसके बाद क्लॉज 2 है, इसमें बताया गया कि जो स्टेटमेंट लिया जाएगा अक्यूज से वो किसी ओथ पे नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब अक्यूज झूठ भी बोल सकता है, चुप भी रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे शपथ नहीं लिया जा रहा उसका। और इसलिए आगे प्रोविजंस में जैसा कि क्लॉज 3 है, इसमें बताया गया है कि अगर अक्यूज्ड रिफ्यूज़ करता है आंसर देने से, यानी चुप रहता है या गलत आंसर देता है, इसके वजह से उसको लायबल नहीं ठहराया जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 3 सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसी वजह से यहाँ से क्लॉज 3 में बताया गया है कि अगर अक्यूज्ड रिफ्यूज़ करता है आंसर देने से या गलत आंसर देता है, इसके वजह से उसको लायबल नहीं ठहराया जाएगा। और शायद इसीलिए क्लॉज 2 में उससे शपथ भी नहीं लिया जाता है कि उसे सच बोलने पर मजबूर नहीं किया जाए, इसलिए उसको शपथ नहीं दिलाया जाता है। इसके बाद क्लॉज 4
बात करता है कि उसका जो स्टेटमेंट है वो किसी और इंक्वायरी में, जो इस इंक्वायरी में नहीं लेकिन किसी और इंक्वायरी में उस स्टेटमेंट को यूज़ किया जा सकता है। ये सेक्शन 313 का क्लॉज 4 बताता है। और क्लॉज 5 कहता है कि अगर कोर्ट चाहे तो प्रोसिक्यूशन का या डिफेंस का जो काउंसिल है उससे एडवाइस ले सकता है कि हमको अक्यूज से कौन कौन से क्वेश्चन करने चाहिए। क्वेश्चन फ्रेमिंग में हेल्प, एड या एडवाइस ले सकता है, किससे? प्रोसिक्यूशन से और डिफेंस से। तो ये था कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 313, और इसी को 313 का बयान भी कहते हैं, जो कि बहुत ही कंपलसरी प्रोविज़न है। इसके अलावा जैसा कि हम लोगों ने केस को डील किया, इसमें एक और भी सेक्शन महत्वपूर्ण हो जाता है, सेक्शन 106 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और इसको अगर हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि चेंज हुआ है अभी, उसमें सेक्शन 109 में देखा जाता है। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई भी फैक्ट, ऐसा फैक्ट जो कि किसी पार्टिकुलर पर्सन के नॉलेज में है, तो वो चीज़ प्रूफ करने का बर्डन उसी पर्सन पे आ जाता है जिसके नॉलेज में वो फैक्ट है। अब जैसे कि अक्यूज्ड, यहाँ पे इस केस में यहाँ ऐसे यूज़ किया गया कि अक्यूज्ड साइलेंट था जब मैट्रिमोनियल हाउस में, ससुराल में उस लड़की का मर्डर हुआ उसके घर में, और अक्यूज्ड वहाँ पे था, तो उसको इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अक्यूज्ड साइलेंट था, जिसके वजह से सेक्शन 106 का यूज़ किया गया है कि भाई बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज्ड पे जाता है कि अगर तुम वहाँ पे थे और ये पार्टिकुलर फैक्ट सिर्फ तुम्हारे ही नॉलेज में है, तुम ही इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ तुम्हारे ऊपर ही आता है, और इसलिए सेक्शन 106 का भी यूज़ किया गया था। हालांकि एक्यूज साइलेंट था, इसकी वजह से उसको उसका कन्विक्शन का एक ग्राउंड भी बना है।